बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 1 और ये ट्रांसलेशन एंड सिनोनिम पार्ट 3 है। ये आखिरी पार्ट है चैप्टर 1 का। इसके अंदर हम ट्रांसलेशन सिनोनिम्स को देखेंगे। उसके बाद की जो वीडियो होगी वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज पर होंगी। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं जिसके तीसरा पार्ट। इसके अंदर देखते हैं कि क्या बात कर रहा है। तो ये सेम चीज़ है जी। बुक अगर आपके पास है तब भी ठीक है, वरना यहाँ पर सेम चीज़ लिखी गई है। साथ साथ मैं पढ़ता जाऊँगा, इधर से आपने देखता जाना है और समझते जाना है। कोई नोट चीज़ करनी है तो आप पेन पेंसिल वगैरह लेकर बैठ जाइए, ताकि साथ साथ आप कोई चीज़ अगर लिखना चाहे तो आप साथ ऐड कर सकते हैं। परहैप्स इट वॉज, शायद कुछ ऐसा ही था। पिछली कहानी आपने सुन ली, वहीं से आगे वो कंटिन्यू कर रहा है कि शायद कुछ ऐसा ही था। ही रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट ट्रिमेंडस ऑर्डियल ऑफ टेकिंग प्रेप। उसको वो अपनी पहली कड़ी आजमाइश प्रेप लेने की याद थी। मतलब जब उसने प्रेप की क्लास जो थी वो ली थी, तो उसको वो अपनी पहली सख्त आजमाइश या तजुर्बा याद था। ट्रिमेंडस का मतलब होता है बड़ा, बिग, लार्ज, ग्रेट, या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सख्त या कड़ी। ऑर्डियल कहते हैं आजमाइश को या तजुर्बा को, यानी जो उसका तजुर्बा, एक्सपीरियंस या ट्रायल था वो उसको याद था प्रेप लेने का। और ये प्रेप कोई वो केजी प्रेप वाली बात नहीं है। असल में ये जो प्रेप है ये है प्रिपरेशन क्लास, जो मैंने पिछली वीडियो में भी शायद कहीं ना कहीं आपको बताया कि एक बड़ा हॉल होता था जहाँ बच्चे बैठकर अपने होमवर्क जो घर का होता था वो वहाँ बैठकर तैयार करते थे, क्योंकि उनका होम भी वही था, उनका स्कूल भी वही था, क्योंकि ये एक बोर्डिंग स्कूल था। तो ही रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट ट्रिमेंडस ऑर्डियल ऑफ टेकिंग प्रेप, यानी वो बात कर रहा है कि उसको जो पहली, जब उसने स्कूल ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया था तो उसको प्रेप में भेजा गया था, तो ये उसके लिए एक आजमाइश थी बहुत बड़ी। और ये आगे बताता है कि क्या टाइम था। वो कहता है सितंबर सनसेट, ये सितंबर का डूबता हुआ सूरज था। मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो, ये तकरीबन कोई आधी सदी से भी पहले की बात है, जब सितंबर का सूरज डूब रहा था। अब ये सनसेट यहाँ पर इसलिए बात की गई है, स्कूल में तो इनफैक्ट अगर वो क्लास ले रहा है तो मॉर्निंग में होना चाहिए। तो मैंने पहले भी इसमें बताया है कि ये सेकंड शिफ्ट का स्कूल था, तो इसलिए इसके ऊपर भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड शिफ्ट का स्कूल था, तो सितंबर सनसेट था जब ये तकरीबन, क्योंकि अभी वो उसने जब चैप्टर को स्टार्ट किया तो उसने चिप्स को बूढ़ा दिखाया है, तो वो कहता है कि ये तकरीबन आज से कोई आधी सदी पहले की, यानी 50 साल से ज़्यादा की ये बात है, जो वो ये बता रहा है कि जब उसने पहली अपनी प्रेप की क्लास ली थी ब्रूकफील्ड के अंदर। तो आगे वो अब माहौल बता रहा है कि वो जो स्कूल था तो उसके अंदर जो हॉल था उसका क्या माहौल बना हुआ था। क्योंकि सारे बच्चे स्कूल के वहाँ जमा हो जाते थे, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा स्कूल उसके सामने था एक तरह का। तो वो कहते हैं कि बिग हॉल फुल ऑफ द लस्टी बारबेरियंस रेडी टू पॉन्स ऑन हिम एज देयर लेजिटिमेट प्रे। बिग हॉल यानी वो जो बड़ा हॉल था, फुल ऑफ द लस्टी बारबेरियंस। लस्टी कहते हैं हट्टे कट्टे, मोटे ताजे, पले हुए। बारबेरियंस कहते हैं लिफंगे, यानी एक नेगेटिव वर्ड है लिफंगे, या आप इसको कह सकते हो बदमाश जो लोग थे वो। रेडी टू पॉन्स ऑन हिम, जो उस पर झपटने के लिए तैयार थे, एज द लेजिटिमेट प्रे, जो कि उसे अपना कानूनी शिकार समझ रहे थे। लेजिटिमेट कहते हैं लीगल, कानूनी। प्रे मतलब शिकार, PREY, प्रे, जिस प्रे का मतलब यहाँ पर है शिकार। एक प्रे दुआ भी होता है, उसके यहाँ पर ए होता है ई की बजाय। तो वो क्या था, एक बड़ा जो हॉल था वो मोटे ताजे तगड़े बदमाशों से भरा हुआ था, जो बिल्कुल तैयार बैठे थे उस पर चिपटने के लिए, जैसे मिस्टर चिप्स जो है वो उनके लिए कोई कानूनी शिकार हो। मतलब उनको जायज था उसको तंग करना या उस पर चिपटना, यानी वो रेडी थे। उनको पता था कि आज एक नया टीचर आया है तो अब इसको तंग करना है। हिज यूथ, उसकी जवानी, फ्रेश कॉम्प्लेक्शन, चेहरे के तक, कॉम्प्लेक्शन यानी चेहरे के जो तासुरात थे, यानी उसके फेशियल एक्सप्रेशंस। फ्रेश कॉम्प्लेक्शन यानी उसका तरोताज़ा चेहरा, क्योंकि जवान था तो यानी एक खूबसूरत चेहरा। हाई कॉलर्ड यानी ऊंचा कॉलर, जो कि वो गाउन उसने पहना हुआ था तो उसका लंबा कॉलर था। साइड विस्कर्ड, साइड की लंबी कलमें या लंबे बाल जो उसने रखे हुए थे, जो वो ब्रैकेट में ऑथर बता रहा है कि ऑड फैशन पीपल फॉलोड इन दोज डेज, यानी ये वो फैशन था जो इन दिनों में लोग करते थे। At the mercy of the 500 unprincipled ruffians to whom the baiting of new masters was a fine art. ये जो सारी चीजें थी ना, उसकी जवानी, उसका तरोताजा निखरी निखरी रंगत, उसका हाई कॉलर, साइड की जो लंबी कलमें थी, ये सब at the mercy of 500 unprincipled ruffians, ये
500 बेअसूले बदमाशों, रफियंस का मतलब भी बदमाश या लिफंगे इसका मीनिंग होगा, रास्कल्स इसको आप कह सकते हो, उनके रहमो करम पर था। यानी जो सारी जो चीजें थी, उसकी जवानी, फ्रेश कॉम्प्लेक्शन, हाई कॉलर्ड, साइड विस्कर्ड, एट द मर्सी ऑफ द 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस। उनकी रहमो करम पर था कि वो उनको कैसा ट्रीट करते हैं। वो तो अपनी तरफ से बड़ा तैयार त्यूर होकर जा रहा है, लेकिन वो उनके रहमो करम पर था। टू होम जिनके लिए द बेटिंग ऑफ द न्यू मास्टर्स वाज अ फाइन आर्ट। बेटिंग का मतलब होता है, बेट होता है किसी को तंग करना, टीज करना। तो कहता है कि जिनके लिए नए असातिज़ा को तंग करना एक बहुत ही जबरदस्त मशगला था, फाइन आर्ट था उनके लिए, एन एक्साइटिंग स्पॉट, और एक उकसा देने वाला खेल था। द एंड समथिंग ऑफ ट्रेडिशन, और ये शायद वहाँ की कुछ एक रवायत भी बनी हुई थी। मतलब ये रवायत का हिस्सा था और लोगों को अच्छा लगता था, यानी बच्चों को अच्छा लगता था नए मास्टर्स को तंग करना, और ये एक फाइन आर्ट था उनके लिए कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, नए मास्टर्स आते हैं तो उनको तंग किया जाता है, वो ये कहना चाहता है। डिसेंट लिटिल बैगर्स इंडिविजुअली, यानी जब वो अकेले होते थे तो फिर तो वो बड़े शाइस्ता लोग होते थे, बट एज अ मॉब, लेकिन जब वो हुजूम में हो, जस्ट पिटीलेस एंड इम्प्लिकेबल। पिटीलेस कहते हैं यानी बेरहम, इम्प्लिकेबल भी वही होता है, ये भी पिटीलेस का ही असल में सिनोनिम है, लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो बेरहम और सफाक किस्म के या जालिम किस्म के लोग होते थे एज अ मॉब, जब वो मॉब में आते थे। मॉब कहते हैं हुजूम को, यानी अकेले अकेले तो मिले तो फिर तो बहुत एहतराम है और सर ठीक है, तो लेकिन जब झुरमट में आते हैं तो फिर वो पिटीलेस और इम्प्लिकेबल होते थे, ये वो इनफैक्ट कहना चाहता है। यहाँ पे लगी होगी समझ यहां तक। द सडन हश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस। द सडन हश, हश कहते हैं खामोशी को, हश। द सडन हश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क, जैसे ही उसने डेस्क पर अपनी नशिस्त संभाली, या जैसे ही वो डेस्क पर आया ऑन द डाइस। अच्छा देखो, डाइस भी वही होता है, डेस्क को ही डाइस कहते हैं, लेकिन यहाँ डाइस उसको भी कहते हैं, वो जो चबूतरा सा बना होता है ना, क्लास होती है या कोई हॉल होता है तो उसके सामने एक थोड़ी सी ऊंची जगह बनाई जाती है, उसको यहाँ मुराद डाइस से वो है। ये डाइस इनफैक्ट वही है जो हम डाइस यूज करते हैं। डाइस होता है एकदम क्लास के अंदर, जिसको हम रोस्ट्रम भी कहते हैं, तो ये वही वाला है। तो वो कहता है कि लेकिन यहाँ जो डाइस है ये मुराद है वो चबूतरा सा, यानी जो ऊंची सी जगह बनी होती है, वो उस पर आया और उस पर डेस्क रखा हुआ था। तो डेस्क पर जैसे ही उसने अपनी निशस्त संभाली तो सारे जो 500 बच्चा बैठा हुआ था उनमें हश मतलब खामोशी छा गई। द सडन हश एज ही टुक हिज फर्स्ट प्लेस, एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस, जैसे ही उसने डाइस पर, चबूतरे पर, डेस्क पे अपनी निशस्त संभाली तो बिल्कुल खामोशी छा गई। द स्काउल ही assumed to cover his inward nervousness. द स्काउल ही assumed, स्काउल होता है यानी तेवरी चढ़ाना, गुस्सा करना, फ्रॉनिंग, फ्रॉन, ठीक है। तो यानी उसने थोड़ा गुस्से से ऐसे देखा। क्यों देखा? स्काउल ही assumed, उसने ये assume कर लिया, उसने ये अपना लिया, to cover his inward nervousness, क्योंकि वो खुद अंदर से घबराया हुआ था, क्योंकि एक तो उसका फर्स्ट डे था और दूसरा फिर वो 22 साल का, और फिर वो इतने 500 बच्चों के दरमियान जा रहा है, तो वो थोड़ा सा नर्वस था, थोड़ा यानी घबराया हुआ था। तो अपनी उस घबराहट पर, अपनी अंदर की घबराहट पर काबू पाने के लिए उसने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया उनको, जैसे नॉर्मल होता है। तो कहते हैं द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, एक बड़ा सा घड़ियाल उसके पीछे टिक टिक कर रहा था। द स्मेल्स ऑफ द इंक एंड द वार्निश, वार्निश होता है यानी जो पेंट हुआ होता है, तो नया नया चूंकि पेंट हुआ था, क्लासेस नहीं थी, तो पेंट और जो स्याही उसकी जो बू थी वो फैली हुई थी। द लास्ट ब्लड रेड रेज, लास्ट आखिरी, ब्लड रेड रेज यानी सुर्ख किरणें, यानी ये सूरज की किरणों की बात कर रहा है, यानी चूंकि सूरज डूब रहा था तो उसकी अब आखिरी किरणें थी, और वो सुर्ख जो थी, खून की तरह सुर्ख किरणें जो थी, स्लैंटिंग, तिरछी पड़ रही थी, इन स्लैब्स, सिलों पर, स्लैब्स होती है ना सिल, सिलों पर पड़ रही थी, थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडो, थ्रू में से होती हुई स्टेन्ड ग्लास विंडो। स्टेन होता है दाग, स्टेन होता है ना, स्टेन एक स्ट्रेन है, पीछे हमने लफ्ज पढ़ा था स्ट्रेन, जिसका मतलब होता है स्ट्रेस, जो कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका जो सीना है वो स्ट्रेन इसके दिल पे पैदा करता है, वो स्ट्रेन है, आपने मिक्स नहीं करना, वो स्ट्रेन है, ये स्टेन है, स्टेन से ही स्टेन्ड, स्टेन का मतलब ये वो सर्फ एक्सेल वगैरह के ऐड भी आते हैं तो उसके अंदर भी कहते हैं दाग तो अच्छे होते हैं, तो वो स्टेन एक लफ्ज होता है वहां पे, तो स्टेन का मतलब है दाग। तो ये दागदार
ग्लास विंडो यानी दागदार शीशे, यानी खिड़की के दागदार शीशों से होती हुई आखिरी सुर्ख खून जैसी शुआएं तिरछी पड़ती हुई सीलों पर पड़ रही थी। ये वो बात है जो मैंने शायद मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर, जो कि मुश्किल क्यों लगता है चिप्स, तो उसके अंदर मैंने एक पॉइंट बताया था कि इसने कुछ फूल बूटे बनाए हुए। अब ये बात सीधे तरीके से हो सकती थी, लेकिन उसने एक घुमा फिरा के ऐसे इधर से ये होते होते हुए, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है। लेकिन हम इसको क्या समझेंगे कि बस सूरज डूब रहा था और उसकी जो शुआएं थी वो दागदार शीशों से खिड़की से होती हुई अंदर कमरे तक आ रही थी या हॉल में आ रही थी। ये है इसकी अंडरस्टैंडिंग। आगे चलते हैं। समवन ड्रॉप्ड द डेस्क लिड। अब ये वो वहां पहुंच चुका है, अब खामोशी है बिल्कुल, लेकिन इस खामोशी को अब तोड़ना है ना, ब्रेक द आइस। तो वो अब सारे बच्चे बैठे हुए हैं कि कोई ना कोई शरारत तो करे, ऐसे कैसे खामोश हम बैठ जाएं। तो क्या होता है कि समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड, किसी ने वो डेस्क का जो ऊपर लिड होता है ढकना, वो किसी ने ऐसे नीचे गिरा दिया। और गिराया ऐसे कि मतलब ऐसे लगे जैसे ये खुद गिर गया है, मैंने थोड़ी गिराया, ताकि शोर पैदा होगा। और जैसे ही शोर पैदा होगा तो फिर एक बच्चा हंसा, फिर दूसरे, तो 10, फिर 500 का 500 हॉल कहकों में हो जाएगा और ये उसकी नर्वसनेस को और बढ़ाएगा। ये उसके पीछे रीजन थी। तो समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड, किसी ने डेस्क का ढकना जो था वो गिरा दिया। क्विकली, फौरन से, ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज। ये वो चिप्स के बारे में कह रहा है कि ही, यहाँ ही से मुराद चिप्स है, उसको फौरन ही सबको हैरान करना होगा या उसे फौरन ही सबको हैरान कर देना चाहिए। ही मस्ट शो दैट देयर वाज नो नॉनसेंस अबाउट हिम। उसके बारे में इस तरह की कोई भी नॉनसेंस नहीं चलेगी, कोई बदतमीजी नहीं चलेगी उसके साथ। ये चूंकि उसको जो वेदर भी था उसने भी कहा था कि शुरू से ही सख्त रवैया रखना, तो ये बात उसके जहन में थी। तो वो आगे, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास है, मीन्स के यहाँ से लेकर और ऑनवर्ड ये यहाँ तक जो है, बल्कि ये सारे उन दोनों की कम्युनिकेशन है, उस बच्चे की जिसने ढकना गिराया और चिप्स की। तो उसे कहता है, यू देयर इन द 5th रो, यू विद द रेड हेयर, व्हाट्स योर नेम। तुम 5वीं कतार के अंदर, हाँ तुम सुर्ख बालों वाले, क्या नाम है तुम्हारा। तो आगे से बच्चा कहता है, कॉली सर। वेरी वेल कॉली, यू हैव 100 लाइन्स। बहुत अच्छा कॉली, बहुत अच्छा, तुम्हें 100 लाइनें लिखनी होंगी। ये उसने उसको सजा दे दी। नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट, ही हैड वन द फर्स्ट राउंड। उसने अपना पहला मार्का मार लिया था, पहला मार्का उसने जीत लिया था। तो ये उसने सजा दी थी। कॉली उस बच्चे का नाम था जिसने वो ढकना गिराया था। तो उसने उसको देख लिया था, उसने तो शो करना चाहा कि नहीं मुझे तो कोई देखेगा नहीं। ये तो चिप्स ने उसको देख लिया कि ये वही है सुर्ख बालों वाला। उसने उसे कहा खड़े हो जाओ और 100 लाइनें लिखने की सजा दे दी थी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको लगी समझ। अब इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज है मैंने साथ साथ बता दिए, ये उसके नीचे हैं। ट्रीमेंडस ऑर्डिल, ठीक है, टेकिंग द फर्स्ट ट्रीमेंडस ऑर्डिल, ये वो बात कर रहा है ऊपर। ट्रीमेंडस, ग्रेट, बिग, एनॉर्मस, एनॉर्मस भी बिग को कहते हैं, ये सारों का मतलब है बड़ा। बिग, ग्रेट, बिग, एनॉर्मस, इमेंस, फैंटास्टिक, ये इस मीनिंग में भी यूज होता है। स्प्लेंडेड, इस मीनिंग में भी ये यूज होता है, यही वाला लफ्ज। लेकिन ये जो है ये ज्यादा बेहतर सिनोनिम्स होंगे, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं कि सिनोनिम्स जो होते हैं ना, जब भी ये लिखे जाते हैं तो आपने जब इसमें से चूज करना होता है तो हो सकता है सारे उसके सिनोनिम्स बन रहे हों, लेकिन एक होता है जो बिल्कुल करीब होता है और ये ज्यादा एक तो होता है ना कि वो उसका सिनोनिम बनता ही नहीं है जी, वो तो या एंटोनिम होगा या किसी और का मीनिंग है, वो तो बहुत आसान होते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे आ जाते हैं जो हमें लगता है यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वो कॉम्प्लेक्सिटी होती है। उसमें फिर देखना होता है जो बिल्कुल करीब उसका मीनिंग दे रहा है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, वो होती है कॉनोटेशन। ये आगे भी हम इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सिनोनिम के पार्ट में भी बात करेंगे। तो ट्रिमेंडस मीन ग्रेट, बिग, एनॉर्मस, इमेंस, फैंटास्टिक यानी बड़ी या सख्त या कड़ी, कड़ी आजमाइश से आजमाइश ही है। ऑर्डियल यानी ट्रायल, ट्रायल होना जैसे किसी चीज का ट्रायल होता है। टेस्ट, ट्रबल या चैलेंज, आजमाइश या इम्तिहान। लस्टी, वो बात करें लस्टी, वो जो लस्टी बारबेरियन से वो भरा हुआ था हॉल। लस्टी, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, सॉलिडली बिल्ट यानी मोटे मोटे ताजे, हट्टे कट्टे, तगड़े किस्म के, पले हुए। बारबेरियंस, बारबेरियंस बीस्ट यानी दरिंदा, जानवर। ठग, ये ठग भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो आमतौर पर यूज़ होता है ठग, लेकिन इनफैक्ट ये इंग्लिश का वर्ड है। बारबेरियंस यानी ठग, रफियंस, गैंगस्टर, होलीगन्स, बदमाश, लिफंगे। पॉन्स, पॉन्स होता है किसी चीज़ पर अटैक करना, चिपटना। पॉन्स, अटैक, जंप, जंप एट या डाइव।
डाइव, डाइव को भी हम कहते हैं हमला करना, झपटना। तरीकाकार वही रहेगा जैसे कि पॉन्स है तो अटैक, अटैक, पॉन्स, पॉन्स, जंप, जंप, पॉन्स, पॉन्स, डाइव, डाइव, पॉन्स, पॉन्स, हमला करना, झपटना, झपटना, हमला करना, पॉन्स। तो इस तरह करके आपने इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश इस तरह आना है, इस तरह करके आपको ये याद होंगे और ये बेहतरीन तरीका होगा। उसके बाद जो इन्हीं पैराग्राफ के हैं ये लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब लीगल, कानूनी, लॉफुल, वैलिड, कानूनी, जायज़, जिसके बारे में कोई रोक रकावट ना हो, लेजिटिमेट है, लीगल है, लीगल, लेजिटिमेट मिलता जुलता है, आप याद कर सकते हो। लॉफुल। प्रे, प्रे होता है शिकार, विक्टिम या टारगेट, शिकार, विक्टिम या टारगेट। खबरों में आमतौर पर ये होता है ना, जिसके साथ कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो उसको कहते हैं कि ये विक्टिम है, इसका, इस वाक़या का ये विक्टिम है। तो विक्टिम, टारगेट या शिकार। फ्रेश कॉम्प्लेक्शन, हेल्दी लुकिंग, यूथफुल लुकिंग, निखरी निखरी रंगत वाला। रफियंस, हुलिगन्स, रास्कल, बारबेरियंस, ठग, बदमाश, लिफंगे। अच्छा देखो, रफियंस हो गया या उसके बाद ये बारबेरियंस हो गया, तो ये सिनोनिम्स है, खुद ही एक दूसरे के सिनोनिम्स है। बेट, BAT, इस तरह भी लफ्ज़ आ सकता है और आगे ING लग जाए तो उससे लफ्ज़ चेंज नहीं होता, वही है बेटिंग, टॉन्टिंग, टीजिंग, अट्रैक्टिंग, तंग करना। मॉब, एक लफ्ज़ होता है मॉप, वो होता है ना मॉप करना, MOP मॉप, वो होता है सफाई करना कहीं से, जैसे आप किसी को कहें तपड़ी लगा दो यार यहाँ से, तो होता है मॉप। तो एक वो लफ्ज़ है मॉप, ये है मॉब। मॉब, मॉब मीन ग्राउंड, सॉरी ग्रुप, क्राउड और मैस, यानी किसी चीज़ का चुरमट, इकट्ठे हो जाना किसी चीज़ का। तो ग्रुप को हम कह सकते हैं, क्राउड को कह सकते हैं, या मैस, मैस जैसे मैस कम्युनिकेशन आपने लफ्ज़ सुना होगा, मैस कम्युनिकेशन, तो ये मैस है, लोग यानी हजूम किसी चीज़ का। पिटीलेस, बेरहम, जालिम, ब्रुटल, अनसिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक होता है यानी जो हमदर्दाना रवैया रखता हो, सिंपैथेटिक हो, हमदर्दी, सिंपैथी होता है ना, सिंपैथी, तो ये अनसिंपैथेटिक है। मर्सीलेस, क्रूअल, ब्रूटल, ब्रूटल अटैक, तो ये ब्रूटल भी लफ्ज़ इसी तरीके से। बेरहम, जालिम। इम्प्लिकेबल, इम्प्लिकेबल हार्ड हार्टेड, सख्त दिल वाला। क्रूअल, ब्रूटल, हार्श, मर्सीलेस, तो यानी ये खुद भी एक दूसरे के सिनोनिम्स है, यानी पिटिलेस, इम्प्लिकेबल, इम्प्लिकेबल, पिटिलेस, तो ये एक दूसरे के ही सिनोनिम है, लेकिन यहाँ पर उसने वो लफ्ज़ अलग अलग जो है वो इस्तेमाल यहाँ पे किए हुए हैं, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये सख्त दिल या सफाक, सफाक भी जालिम को कहते हैं इनफैक्ट। अच्छा जी, उसके बाद है हश, हश, साइलेंस, क्वाइट, क्वाइट, एक क्वाइट जिसमें ये जो ई है ये बाहर होता है, क्वाइट, ये वो है जिसमें ई अंदर आ जाता है, यानी QUIET, क्वाइट। क्वाइट का मतलब है खामोश, काम, काम, काम का मतलब ये होता है यानी पुरसुकून, अमन, पीस, ठीक है, खामोश, सुकून। हश, हश पपीज़ भी आपने नाम एक सुना होगा, शूज़ हैं, एक बहुत फेमस ब्रांड है हश, तो हश पपीज़, तो वहाँ से भी आपको ये वर्ड मिलता है। तो यानी हम इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये लफ्ज़ हम सुन रहे होते हैं, लेकिन समटाइम वो हमें लगता है कि अच्छा ये कुछ नया है। डाइस, स्टैंड, प्लेटफॉर्म, इनफैक्ट यहाँ स्टैंड ही मुराद है जहाँ पर वो खड़ा हुआ जाता है, तो जो थोड़ा सा चबूतरा सा बना होता है, यानी थोड़ी सी ऊपर जगह बनी होती है, इसका बेस्ट बनता है स्टैंड या स्टेज। बाकी इसके जो साथ इसके जो डिनोटेशंस हैं, जो इसके डिक्शनरी मीनिंग बनते हैं, उनमें प्लेटफॉर्म भी आ सकता है, स्टैंड, स्टेज, ये सारे ही हैं, पोडियम, रोस्ट्रम, पल्पिट, ये सारे हैं, और चबूतरा होगा इसके लिए। और स्काउल, स्काउल होता है फ्रॉन, यानी घूरना, ऐसे गुस्से से देखना या अजीब नज़रों से देखना, स्काउल, फ्रॉन। ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब होता है घूरना, स्टेयर का मतलब ये होता है ग्लेयर, स्टेयर, तो यानी ये नेगेटिव वर्ड है ये वाला। एक वैसे लुक का मतलब भी देखना होता है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में आता है। ये स्काउल है, यानी फ्रॉन, ग्लेयर, स्टेयर, डर्टी लुक, यानी नेगेटिव सेंस है ना, इसकी जो कनोटेशन है वो नेगेटिव है। इसी तरीके से ब्लैक लुक, ये भी वर्ड है, लेकिन इसके लिए अगर आपको ये दो तो इतने ज़्यादा नहीं, टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, सिनोनिम्स बनते हैं, लेकिन टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा नहीं आएंगे। स्टेयर, ग्लेयर या फ्रॉन, फ्रॉन ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर रहेगा अगर आपको सिनोनिम्स में कहीं आता है। तेवरी, चढ़ाना या गुस्से से देखना, ये इसके मीनिंग होंगे स्काउल के। स्टेन्ड, स्टेन, STAIN, स्टेन भी आ सकता है, जिसका मतलब होता है दाग, और ये स्टेन्ड यानी पेंटेड या कलर्ड, दागदार। तो वो स्टेन्ड ग्लास विंडो थी ना, यानी खिड़की के जो होते हैं शीशे, उनको रंग कर दिया जाता है सो दैट कि वो ज़रा ब्लॉकेज बन जाए और ज़्यादा वो ना हो इस चीज़ के अंदर, वो शुआएं सीधी ना पड़े, तो स्टेन्ड ग्लास विंडोज़। लिड, लिड होता है कवर, टॉप या कैप, ढकना वगैरह जो है वो किसी चीज़ का। स्लैंटिंग,
स्लोपिंग, स्लोप होती है ना, स्लोप किसी चीज़ की स्लोप जो होती है, तो यानी तिरछा, यानी सीधा नहीं, तिरछा, या टिल्टिंग, टिल्टेड होता है जो तिरछी पड़ती हैं। तो स्लैंटिंग यानी वो रेज की बात कर रहा है, जो शुआएं थी वो तिरछी पड़ रही थी। तो यहाँ तक ये समझ लगी होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ और यहाँ पर इसको हम करते हैं ख़त्म। वो कहता है जी, एंड ईयर्स लेटर, और बहुत साल बाद, व्हेन द कॉले वाज एन एल्डरमैन ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन एंड अ बैरोनेट एंड वेरियस अदर थिंग्स। बहुत साल बाद जब कॉले, ये वही कॉले है जो जिसको उसने सज़ा दी थी 100 लाइन्स की, जब वो सिटी ऑफ लंदन यानी लंदन शहर का एल्डरमैन और बैरोनेट और भी बहुत सारे ओहदों का जो है वो मालिक बन गया, ही सेंट हिज सन। ये एल्डरमैन और बैरोनेट ये इनफैक्ट जो है ये कुछ ऑफिसर्स रैंक्स हैं। आप इसको एल्डरमैन को एल्डरमैन और बैरोनेट को बैरोनेट समझ सकते हो, यानी ऑफिसर रैंक है। बैरोनेट एक छोटा सा नवाब होता है किसी भी जगह का। तो एल्डरमैन यानी छोटा नवाब, और एक बहुत बड़ा नायब, बल्दिया का एक नायब जो था वो बन गया था। तो उसने अपने बेटे को, ही सेंट हिज सन आल्सो रेड हेयर्ड, उसके भी बाल सुर्ख थे, उसने अपने बेटे को भेजा टू ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड के अंदर उसने अपने बेटे को भेजा। एंड चिप्स वुड से, चिप्स ने उससे क्या कहा, कॉले, योर फादर वॉज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड व्हेन आई केम हियर 25 years ago. He deserved it then and you deserve it now. तो उसे कहता है कि कॉली, तुम्हारा बाप वो पहला लड़का था जिसे मैंने सजा दी थी जब मैं 25 साल पहले यहां आया था, यानी ब्रूकफील्ड में। He deserved it then, वो इसका उस वक्त हकदार था और तुम इसके अब हकदार हो। मतलब इसने भी कोई की होगी तो इसने भी उनको कोई सजा दी होगी, तो वो कहता है कि वो उस वक्त हकदार था, तुम अब हकदार हो। हाउ दे लाफ्ड, कैसे वो हंसे, यानी बच्चे कैसे हंसे। एंड हाउ द सर रिचर्ड लाफ्ड, और सर रिचर्ड कैसे हंसे। ये एक पेरेंट्स ही दिखाए गए हैं। व्हेन हिज सन, जब उसके बेटे ने, रोट होम, घर पर लिखा, द स्टोरी, एक कहानी, इन द नेक्स्ट संडेज लेटर, आने वाले एतवार के जब वो खत लिखते थे तो उसके अंदर उसने ये कहानी लिख भेजी अपने बाप को, सर रिचर्ड को, कि ऐसे ऐसे कॉली की कहानी सर जो मिस्टर चिप्स थे उन्होंने हमें सुनाई। तो वो कितने हंसे और बच्चे कितना हंसे, यहाँ पर आपको समझ लगी होगी। एंड अगेन ईयर्स, और एक बार फिर दोबारा से, एंड अगेन ईयर्स आफ्टर दैट, मैनी ईयर्स आफ्टर दैट, बहुत साल, बहुत ही साल बाद, देयर वाज एन इवन बेटर जोक, इससे भी एक बेहतर मजाक हुआ। फॉर एन अदर कॉले हैड जस्ट अराइव्ड, एक और कॉले आ गया, यानी पहला कॉले, उसका बेटा, फिर उसका बेटा अब आया है। तो 3 जनरेशन जो थी मिस्टर चिप्स ने पढ़ाई थी, यहां से हमें पता चलता है। सन ऑफ द कॉले हु वॉज द सन ऑफ द फर्स्ट कॉली, ये वो कॉली का बेटा था जो पहले कॉली था उसका बेटा था, यानी पहला कॉली उसका बेटा और फिर उसका बेटा। तो यानी दादा, बाप और बेटा, ये तीनों जो थे मिस्टर चिप्स से पढ़े थे। एंड द चिप्स वुड से पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क्स, रिमार्क्स होते हैं कमेंट्स या एनोटेशंस, एनोटेशंस वगैरह, यानी कोई बात करना। पंक्चुएटिंग का मतलब होता है ना, पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं जिसका मतलब होता है वक्फा। तो यहां मुराद होगा कि ये नहीं, से पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क्स विद लिटिल दैट हैड बाय देन बिकम अ हैबिट विद हिम, यानी अटकते हुए, पंक्चुएटिंग अटकते हुए उसने बात की, छोटे से ये वो साउंड है इनफैक्ट उसको जो कि ब्रोंकाइटिस की वजह से या उसके सांस का एक छोटा सा मसला था चिप्स को, तो जिसकी वजह से उसकी वो एक साउंड निकलती थी कि यानी वो जो खांसने की होती है। तो ये है यहाँ पे वो बात करता है कि अटकते हुए इस छोटी सी की आवाज के साथ, जो कि उसकी अब आदत बन चुकी थी, वो कहता है, कॉले, यू आर अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशन। वो उस तीसरे कॉली को कहता है कि कॉली, तुम एक शानदार मिसाल हो, बेहतरीन मिसाल हो तुम एक अपनी विरासत में मिली हुई रवायात की। इस जुमले का मकसद ये था उसका कि तुम्हारा दादा भी इसी तरह का था, तुम्हारा बाप भी ऐसे ही था और तुम भी ऐसा हो, तो तुम्हें विरासत में मिली हैं ये सारी चीजें। ये वो उसको कहता था। आई रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ही कुड नेवर ग्रैस्प द एब्लेटिव एब्सोल्यूट, अ स्टूपिड फेलो। योर ग्रैंडफादर and your father too. I remember him. He used to sit at that far desk by the wall. He was not much better either. But I do believe, my dear Collie, that you are the biggest fool of the Lord. Roars of the laughter. तो उसे कहता है कि मुझे याद है तुम्हारा दादा, your grandfather, मुझे तुम्हारा दादा याद है। He could never ग्रेस्प द एब्लेटिव एब्सोल्यूट। एब्लेटिव एब्सोल्यूट ये नाउन का उनका कोई, जो कि वो लातीनी जुबान पढ़ाता था तो उसके अंदर कोई ग्रामर का था, ये कोई एब्लेटिव एब्सोल्यूट, यानी एक नाउन के बारे में ये कोई उसकी ग्रामर की टर्म थी।
तो वो कहता था कि मैं उसको समझाता था लेकिन वो ग्रैस्प नहीं कर पाता था, उसको अंडरस्टैंड कभी भी नहीं कर पाया। ये बता रहा है कि उसका जो दादा था जो कि बैरोनेट वगैरह बन गया था, तो उसके बारे में कह रहा है, पहले कॉली के बारे में जिसको उसने 100 लाइन की सजा दी थी, कि वो कभी भी ये एबलेटिव एब्सोल्यूट उसको समझ नहीं आया तुम्हारे दादा को। वो एक बड़े बेवकूफ़ इंसान था, बड़े बेवकूफ़ शख्स था, स्टूपिड फेलो। योर ग्रैंडफादर, तुम्हारा दादा तो बहुत ही बेवकूफ़ था, एंड योर फादर टू, और तुम्हारा बाप, और वो भी ऐसा ही था। आई रिमेंबर हिम, मुझे वो याद है। ही यूज्ड टू सिट एट दैट फार डेस्क बाय द वॉल, और वो पीछे दीवार के साथ, डेस्क पर पीछे दीवार के साथ बैठा करता था। यानी जो तुम्हारा, यानी वो उसको लगता होगा तो वो पीछे जाके दीवार के साथ आखिरी डेस्क पर बैठता था। ही वॉज नॉट मच बेटर, वो भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। ही वॉज नॉट मच बेटर आइदर, वो भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। यानी अपने तुम्हारे दादे से तो वो कोई बेहतर नहीं था। बट आई डू बिलीव, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है माई डियर कॉली, मेरे प्यारे कॉली, दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉर्ड, कि तुम इस पूरे खानदान में सबसे बड़े चवल हो। बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉर्ड का मतलब है कि तुम इस पूरे खानदान में सबसे बड़े बेवकूफ हो। रॉर्स ऑफ द लाफ्टर, और फिर हंसी का एक शोर, रॉर्स ऑफ लाफ्टर। अ ग्रेट जोक दिस ग्रोइंग ओल्ड, ये बूढ़ा होना भी एक अजीब मजाक है। बट अ सैड जोक, लेकिन साथ ही साथ अ सैड जोक टू, लेकिन ये एक साथ ही साथ एक अफसुर्दा मजाक भी है इन अ वे, इस तरह। एंड एज द चिप सेट बाय हिज फायर विद द ऑटम गेल्स रैटलिंग द विंडोज, कि जब चिप्स जो था वो आग के करीब बैठता और मौसम खिजा की जो हवाएं थी, गेल्स कहते हैं जखड़ को या हवाएं, ये तेज चलने वाली हवाएं, रैटलिंग द विंडोज, खिड़कियों को खड़खड़ाती, यानी खिड़कियां जो थी जब हवाएं चलती तो वो खड़खड़ाती हुई, यानी जो साउंड पैदा होता है रैटलिंग। तो उस वक्त जब वो आग के करीब बैठता, द वेव्स ऑफ द ह्यूमर एंड द सैडनेस स्वेप्ट ओवर हिम, तो खुशी और गम की लहर उस पर ऐसे तारी हो जाती, या खुशी और गम के जज्बात उस पर ऐसे तारी हो जाते, वेरी ऑफन अंटिल टीयर्स फेल, यहां तक कि जल्दी उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। सो दैट व्हेन मिसेस विकेट केम इन विद हिज कप ऑफ टी, जब मिसेस विकेट्स उसके लिए चाय का कप लेकर आती, शी डिड नॉट नो वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, वो ये जान ही ना पाती कि वो हंस रहा था या रो रहा था। एंड नाइदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और ये बात चिप्स को खुद भी मालूम नहीं होती थी। यानी यहाँ वो कहना ये चाहता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको फिर वो माजी की यादें, अपनी जवानी की या जो चीज़ें होती हैं वो उसको याद आती हैं, तो वो उसको अच्छा भी लगता है। लेकिन चूंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है तो बूढ़े होते हुए उसको ये महसूस होता है कि ये वक्त बदल चुका है और वो पहले वाला माहौल नहीं रहा। तो यहां तक आपको लगी होगी समझ, यहाँ चैप्टर एंड हो जाता है पहला। अब इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो ऊपर आए हैं उसको हम देख लेते हैं। एल्डर मैन, अ मैन ऑफ द हायर रैंक, बुलंद मर्तबा अफसर, बैरोनेट, बैरन या ठहकॉन या मैग्नेट, छोटा नवाब, पंक्चुएटिंग, इंटरप्टिंग, टू हैपन आफ्टर इंटरवल, अटकते हुए, रिमार्क्स, कमेंट्स, एनोटेशंस, एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशंस, बात करना, स्प्लेंडेड, वंडरफुल, मार्वलस, ग्लोरियस, आउटस्टैंडिंग, शानदार, इनहेरिटेड, जेनेटिक, एक्वायर्ड, फिलियल, इनबॉर्न, फैमिली या मोरूसी या विरासत में मिली हुई। तो उसके अलावा बस ये है ग्रैस्प, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्रीहेंशन से आपने सुना होगा, समझना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। गेल्स, विंडो, विंड्स, विंड्स मतलब तेज हवाएं, जखड़। रैटलिंग, क्लैंग या क्लैटर या खड़खड़ाना या खड़खड़ाती हुई, रैटलिंग किसी चीज का यानी बजना किसी चीज के साथ, यानी जब तेज हवाएं चलती थी तो वो जो खिड़कियां थी वो बजती थी एक दूसरे के साथ। ले यहाँ तक हुआ ये, और बस हुआ एंड। उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट्स में लिखना है, और चैप्टर एंड हुआ। इस चैप्टर पर आपने कमेंट्स में बता देना है कि किस तरह से चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे वाले चैप्टर फिर साथ साथ चेंजेस के साथ अपडेट करते चले जाएंगे। और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो ये अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।